नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एएसपी हिस्ट्री वाला पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज की जो हमारी क्लास है यह इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन को लेकर रहने वाली है। अभी 10 दिन बाद में 10 दिसंबर को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है और दिसंबर के एंड में नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है। तो इन दोनों ही एग्ज़ाम के लिए क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन के जो पीवाईक्यूज़ है, पिछले कुछ वर्षों में जो इनके प्रश्न आ रखे हैं, उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम छांट कर लेकर आए हैं। उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये क्लासेज अगले 3-4 दिनों तक कंटिन्यू रहेगी। रोज़ाना इसी समय शाम को 9:15 बजे क्लास अपलोड होगी। तो ये आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद रहने वाली है, तो आप इन्हें अवश्य देखना। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है या यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है या इसके अलावा अन्य किसी भी एग्ज़ाम की जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जिसके अंदर इतिहास दर्शन व इतिहास लेखन आपके सिलेबस में है, तो ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो आप क्लास के अंत तक जुड़े रहना। आज की क्लास में हम 50 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो 50 प्रश्न रहेंगे ये सारे के सारे पीवाईक्यूज़ है। तो आज की जो है क्लास फर्स्ट है और आज 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर को हम पहली क्लास ले रहे हैं। तो करते हैं हम आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। यहाँ पर 2 सूचियाँ दे रखी है, इन दोनों सूचियों का मिलान करना है। एक तरफ है जो कुछ पुस्तकों के नाम दे रखे हैं, ग्रंथों के नाम दे रखे हैं और सामने जो उनके ग्रंथकारों के, पुस्तकें लिखने वाले लेखकों के नाम दे रखे हैं। तो इन्हें हमें सम्मिलित करना है। सबसे पहले नंबर पर है पर्सी ब्राउन, दूसरे नंबर पर है इरफान हबीब, तीसरे नंबर पर है के.आर. लियोनार्ड और चौथे नंबर पर है के.आर. कानूनगो। सामने 4 पुस्तकें दे रखी है। एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, द ग्रेट फर्म थ्योरी ऑफ मुगल एम्पायर, इंडियन आर्किटेक्चर, इस्लामिक पीरियड और चौथे नंबर पर है हिस्ट्री ऑफ द जाट्स। तो ये पुस्तकें, चारों पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है, जो हमें सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले नंबर पर जो पुस्तक है एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, यह जो पुस्तक है यह लिखी गई है इरफान हबीब के द्वारा। दूसरे नंबर पर पुस्तक है द ग्रेट फर्म थ्योरी ऑफ मुगल एम्पायर, ये पुस्तक लिखी गई है के.आई. लियोनार्ड के द्वारा। तीसरे नंबर पर है इंडियन आर्किटेक्चर इस्लामिक पीरियड, इंडियन आर्किटेक्चर इस्लामिक पीरियड जो पुस्तक है यह पर्सी ब्राउन के द्वारा लिखी गई है। और चौथे नंबर पर है हिस्ट्री ऑफ द जाट्स, हिस्ट्री ऑफ द जाट्स जो लिखने वाले हैं वो है के.आर. कानूनगो। तो 1 में 3, 2 में 1, 3 में 2 और 4 में 4, 3, 1, 2 और 4। तो 2 नंबर जो ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में भी पुस्तकें दे रखी है और मिलान करने। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ज़्यादातर आपको यूजीसी नेट में देखने को मिले, लेकिन आजकल ऐसे प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आने लगे हैं जिसमें आपको पुस्तकों के जो मिलान वाले जो प्रश्न हैं वो आते हैं। तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसमें भी 4 पुस्तकें दे रखे हैं और सामने 4 लेखकों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले है हरबस मुखिया, दूसरे नंबर पर है पहले नंबर पर हरबस मुखिया, दूसरे नंबर पर है रिचार्ड एटन तथा पी. वेगनोर, तीसरे नंबर पर है फ्रांसवा बर्नियर और चौथे नंबर पर है अब्दुल हमीद लाहौरी और एम. बी. एम. हबीबुल्ला। तो इन चारों के नाम दे रखे हैं, सामने ही 4 पुस्तकें दे रखे हैं। इसमें जो सबसे पहले नंबर पर पुस्तक है हिस्टोरियन एंड हिस्टोग्राफी ड्यूरिंग द रेन अकबर, हिस्टोरियंस एंड हिस्टोग्राफी ड्यूरिंग द रेन अकबर, यह जो पुस्तक है यह अकबर के शासनकाल पर केंद्रित है, अकबर के शासनकाल पर केंद्रित है। अच्छा, इनमें मिलान नहीं करना, इनमें बताना कि कौन कौन से जो सही है। लेखकों के और नाम दे रखे हैं। पहले प्रश्न में तो हमें मिलान करने थे, इसमें मिलान नहीं करने, हमें बताने कि कौन कौन से जो सही सुमेलित इसमें हो रखे हैं और कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे जो पहली पुस्तक है हिस्टोरियन एंड हिस्टोग्राफी ड्यूरिंग द रेन अकबर, जो अकबर के शासनकाल पर केंद्रित पुस्तक है और यह हरबस मुखिया के द्वारा लिखी गई है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरे में है कि दूसरी पुस्तक है आर्किटेक्चर कंसिस्टेंट साइट ऑन इंडियाज डेक्कन प्लेटो,
यह पुस्तक है जो रिचर्ड एटन तथा पी वेगनर के द्वारा लिखी गई है। दूसरा ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर पर है अकबर एंड द जेसुइट। अकबर एंड द जेसुइट जो पुस्तक है यह फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा नहीं लिखी गई, बल्कि अकबर एंड द जेसुइट जो पुस्तक है यह डुजरिक के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक है जो डुजरिक के द्वारा लिखी गई है। पीरे डुजरिक जिनका पूरा नाम है, इनके द्वारा लिखी गई है अकबर एंड द जेसुइट। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है। डी नंबर है कि पुस्तक इसमें दे रखी है निगरनामा ए मूसी। निगरनामा ए मूसी यह अब्दुल हमीद लाहौरी की नहीं है। चौथा ऑप्शन भी इसमें गलत होगा। अब्दुल हमीद लाहौरी जो है यह शाहजहां के शासनकाल के इतिहासकार थे और इन्होंने पादशाह नामा नाम से पुस्तक लिखी थी, जो शाहजहां के शासनकाल का एक आधिकारिक इतिहास माना जाता है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। ई में है कि द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया जो भारत में मुस्लिम शासन पर केंद्रित पुस्तक है। इसके अंदर हमें गुलाम वंश के बारे में और प्रारंभिक जो दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे और राजवंश थे, इनके बारे में हमें इस पुस्तक में जानकारी मिलती है। और यह जो पुस्तक है यह हबीबुल्लाह के द्वारा लिखी गई है। हबीबुल्लाह के द्वारा जो ये लिखी गई है, तो इसका जो ई है इसका सही होगा। सी और डी इसके सुमेलित नहीं है। तो ए बी और ई, ए बी और ई, ए बी और ई, बी नंबर जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, आरजी भंडारकर के नाम से जो हमें जानते हैं, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो भारत में आधुनिक इतिहास लेखन के जनक थे, उनका संबंध किससे था? रामकृष्ण गोपाल जो भंडारकर है, ये जो आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के जनक माने जाते हैं, इनका संबंध किन से था? मार्क्सवादी विचारधारा से, रांके विचारधारा से, हेगेल विचारधारा से, या फिर टोयनबी विचारधारा से? तो ये देश के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों को इन्होंने इकट्ठा किया था, आधुनिक इतिहास लेखन किया था। और इनकी जो विचारधारा थी वह थी रांके विचारधारा से ये संबंधित है। रांके जो एक जर्मन के इतिहासकार थे, रांके जो ये जर्मनी इतिहासकार थे, और ये भी स्रोत आधारित इतिहास लिखने के जाने जाते हैं, स्रोत के आधार पर इतिहास लिखते थे। तो यही रांके विचारधारा पर आरजी भंडारकर ने भी इतिहास लिखा। तो ये आरजी भंडारकर जो रांके विचारधारा से संबंधित थे। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें भी 2 सूचियाँ दे रखी है और यहाँ पर सूची सुमेलित करनी है, पुस्तकों के नाम दे रखे हैं और जो ग्रंथ लिखने वाले ग्रंथकार थे उनके नाम दे रखे हैं। सबसे पहले कल्हण का नाम है, दूसरे नंबर पर शेख सिकंदर, अबुल फजल और खफी खां का नाम है। सामने जो 4 ग्रंथ दे रखे, आयन अकबरी, रास तरंगिनी, मिरात सिकंदरी और मुतखाव उ लुबाब। तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कल्हण की राज तरंगिनी सभी को पता है। शेख सिकंदर ने इसमें लिखा था मिरात सिकंदरी, सिकंदरी नाम से पता चलता है। तीसरे नंबर पर है तीसरे नंबर पर अबुल फजल ने जो आईने अकबरी लिखा था, और चौथे नंबर पर है खफी खान ने जो मुतखा लुआब लिखा था। तो इसमें 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1 और 4, 1 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि समस्त इतिहास जो विचारों का इतिहास है, समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है? यह बात किसके द्वारा की गई थी? आर्टेगा गैसेट के द्वारा, नेबूर के द्वारा, कार के द्वारा, या फिर कॉलिंग वुड के द्वारा? यह बात किसने कही थी? तो यह जो बात हमें मिलती है, यह हमें एक पुस्तक में लिखी मिलती है, जो उस पुस्तक का नाम था द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री जो पुस्तक है, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री जो पुस्तक है, यह पुस्तक जो लिखी है, यह पुस्तक है कॉलिंगवुड की। और तो कॉलिंग इसी पुस्तक के अंदर लिखा गया कि संपूर्ण इतिहास जो विचारों का इतिहास है, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। तो कॉलिंगवुड के द्वारा कहा गया था कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अनुसंधान का प्रथम सोपान क्या है? अनुसंधान, किसी भी चीज़ का अनुसंधान करने के विभिन्न सोपान होते हैं, 5-7 सोपान
से गुजरना होता है अनुसंधान के लिए, तो उसका पहला सोपान क्या है? अनुसंधान के हम अगर सोपानों की बात करें तो इसमें समस्या का चयन करना होता है, या फिर हम कहीं विषय का चयन करना होता है, परिकल्पना या परिकल्पना करना होता है, शोध परियोजना, तथ्य सामग्री स्रोत और इकट्ठे करने, संकलित तथ्यों का विश्लेषण करना होता है, शोध प्रतिवेदन करना होता है, और सबसे अंत में जो संदर्भ जो ग्रंथ सूची है वो दी जाती है। तो इसका जो प्रथम जो सोपान है, इसका प्रथम जो सोपान होगा वो होगा समस्या का चयन या फिर विषय का चयन। समस्या का चयन या फिर विषय का जो चयन है, यह इसका बिल्कुल प्रथम सोपान होगा। इसके पश्चात उस पर परिकल्पना या उपकल्पना करना। तीसरा इसका जो सोपान होता है वो होता है शोध परियोजना। चौथा इसका होता है तथ्य और सामग्री इकट्ठा करना, जो भी स्रोत होते हैं वो इकट्ठे करने। पांचवा होता है संकलित जो तथ्य है उनका विश्लेषण करना, उसके पश्चात शोध प्रतिवेदन करना, और अंत में उसकी संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाती है। तो इसका जो प्रथम पूछा था प्रथम सोपान, तो समस्या का चयन या फिर इसे विषय का चयन भी हम कह सकते हैं। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इतिहास लेखन के रोमांटिक स्कूल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन है जो इतिहास लेखन के रोमांटिक स्कूल से संबंधित है? तो रोमांटिक स्कूल का अगर नाम आता है तो इसमें रूसो का नाम आता है, हार्डर का नाम आता है, हेगेल का नाम आता है। इसके अलावा और भी कई विद्वानों के नाम आते हैं। तो रोमांटिक स्कूल से संबंधित रूसो हो गए, हार्डर हो गए, हेगेल हो गए। तो इसके अंदर जो हेगेल पहले नंबर पर ही दे रखा है, तो फ्रेडरिक हेगेल है जो रोमांटिक स्कूल से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है 1 नंबर आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक इतिहासकार की रिएक्टर सारणी, आर्थिक इतिहासकार की रिएक्टर सारणी पर मापा गया अब तक का सबसे व्यापक भूचाल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्थिक इतिहास की रिएक्टर सारणी पर मापा गया अब तक का सबसे व्यापक भूचाल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो विश्व स्तर पर जो 1929 से लेकर 1932 तक की जो आर्थिक मंदी रही थी, 1929 से 1932 तक की जो आर्थिक मंदी रही थी, इस आर्थिक मंदी को द ग्रेट डिप्रेशन कहा गया था। द ग्रेट डिप्रेशन, तो ग्रेट डिप्रेशन कहा गया था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यह किसने कहा था? यह किसने कहा था कि इतिहास बुद्धि के रसायन से उत्पन्न सर्वाधिक खतरनाक पदार्थ है? इतिहास बुद्धि के रसायन से उत्पन्न सर्वाधिक खतरनाक पदार्थ है। इतिहास के माध्यम से किसी भी बात को उचित ठहराया जा सकता है। इसे निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की सीख नहीं मिलती। इसमें सब कुछ उपलब्ध रहता है और परस्पर विरोधी बातों के लिए उदाहरण उपलब्ध हो जाते हैं। इतिहास बुद्धि के रसायन से उत्पन्न सर्वाधिक खतरनाक पदार्थ है। इतिहास के माध्यम से किसी भी बात को उचित ठहराया जा सकता है। इससे निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की सीख नहीं मिलती। इसमें सब कुछ उपलब्ध रहता है और परस्पर विरोधी बातों के लिए उदाहरण उपलब्ध हो जाते हैं। तो यह बात किसके द्वारा की गई थी? तो यह बात कही थी पॉल वेलेरी के द्वारा। पॉल वेलेरी ने जो ऐसा कहा था। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास लेखन की बाह्य आलोचना, इतिहास लेखन की बाह्य आलोचना या स्वतः शोध एवं अनुभवजन्य संक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार सही नहीं है? इतिहास लेखन की बाह्य आलोचना का कौन सा जो इसमें से प्रकार सही नहीं है? 4 प्रकार दे रखे हैं। परलेख के लेखक का पता लगाना, व्याख्यापरक आलोचना करना, परलेख का स्थान निर्धारण और परलेख का काल निर्धारण, लेखन की वास्तविक तिथि, मास वर्ष का पता लगाना। तो बाह्य आलोचना से इनमें से कौन सा जो सही नहीं है? तो बाह्य आलोचना के लिए इसमें कई सूत्रों को एक साथ जो इनकी पालना करना आवश्यक होता है, जिसमें लेखक का पता लगाना, लेख स्थान निर्धारण करना, काल निर्धारण करना, वास्तविक तिथि का पता लगाना, वास्तविक समय का निर्धारण करना इत्यादि। तो इसमें जो व्याख्यापरक जो आलोचना है यह इसका हिस्सा नहीं होगा। तो 2 नंबर है जो इसका गलत होगा। 1, 3 और 4 इसके सही होंगे। तो इसमें कौन सा प्रकार नहीं है? तो 2 नंबर इसका जो नहीं होगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिल के हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के संबंध में सही नहीं है? कौन सा जो मिल यानी कि जेम्स मिल की यहाँ बात की गई है। जेम्स मिल जिन्हीं के पुत्र थे स्टुअर्ट मिल, और इन्हीं जेम्स मिल के शिष्य थे मैकाले का नाम आप सबने सुना होगा, मैकाले शिक्षा नीति के लिए।
तो मैकाले के ही ये गुरु थे जेम्स मिल, जो स्कॉटलैंड के थे, और इनका जन्म जो स्कॉटलैंड में 1773 ईस्वी के अंदर होता है। तो मिल के हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनका एक ग्रंथ था जो 6 खंडों में लिखा गया था, जो 1806 से लेकर 1818 तक इसको 6 खंडों में लिखा था, और 1818 में इसके बाद में प्रकाशित किया था। 6 खंडों के अंदर इसे लिखकर प्रकाशित किया था। तो पूछा है कि संबंध में कौन सा सही नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसने भारत की पारंपरिक संस्थाओं को जड़ और पश्चगामी बताया, पारंपरिक संस्थाएं को जड़ और पश्चगामी पाया। मिल द्वारा किया गया विश्लेषण साम्राज्यिक सरकार के अनुकूल था। यह हेलेबरी कॉलेज में भारतीय सिविल सेवा के ब्रिटिश अधिकारियों हेतु भारत के संबंध में एक पाठ्य पुस्तक बनी। इस पर ब्रिटिश उपयोगितावाद दर्शन का कोई असर नहीं था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो मिल ने भारत पर जो पुस्तक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो इसने 6 भागों के अंदर इसमें लिखी थी, और इसमें पूरे भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया था, जिसे हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल के भाग में से 3 भागों में से डिवाइड किया गया था। इन्हीं के जो पुस्तक है, जो हेलेबरी कॉलेज के अंदर भारतीय सिविल सेवा के जो ब्रिटिश अधिकारी जो पढ़ते थे, इन्हीं के लिए ये एक सिलेबस के रूप में इस पाठ्य पुस्तक को लागू भी किया गया था। तीसरा ऑप्शन भी इसका सही है। दूसरा ऑप्शन है कि मिल के द्वारा किया गया विश्लेषण साम्राज्यिक सरकार के, उस समय की सरकार के अनुकूल था। तो ये बात भी सत्य है। इसने पारंपरिक संस्थाओं को जड़ और पश्चगामी बताया। इसको भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल। तो इसने हिंदू काल, जो जिसे हम प्राचीन भारत का काल कहते हैं, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल, तो प्राचीन काल को इसने हिंदू काल, मध्यकाल को मुस्लिम काल और आधुनिक काल में बांटा था। तो जो हिंदू काल और मुस्लिम काल बताया था, इसे जड़ और पश्चगामी बताया था, इसकी आलोचना की गई थी। तो पहला ऑप्शन भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि इस पर ब्रिटिश उपयोगितावादी दर्शन का असर नहीं था। तो यह बात गलत है। उपयोगितावाद जो या ब्रिटिश राजनीतिक दर्शन की ही उपज है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत हो जाएगा। इसका असर बिल्कुल असर था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। इसमें पूछा है कि कौन सा संबंध नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से स्रोत सिंध के इतिहास से संबंधित है। यहाँ पर 4 पुस्तकें या 4 ऐतिहासिक स्रोत दे रखे हैं। इनमें से बताना है कि कौन से जो सिंध के इतिहास के संबंधित से सिंध के इतिहास के संबंध में जानकारी देने वाले ग्रंथ है। तो 4 ग्रंथ है। पहला है फतवा जहांगीरी, दूसरा है मिरात सिकंदरा, तीसरा है तारीख ताहिरी और चौथा है मजहर ए शाहजहानी। सबसे पहला जो फतवा जहांगीरी है बर्नी के द्वारा लिखा गया था। दूसरा मिरात सिकंदरा जो इब्न मोहम्मद मांजू के द्वारा लिखा गया था, और इसके अंदर भी मुगल काल के इतिहास की जानकारी जो हमें मिलती है, इसमें भी सिंध की कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। तीसरा तारीख ताहिरी जो मोहम्मद सयानी के द्वारा लिखा गया था, और इसके अंदर तहरील राजवंश की हमें जानकारी मिलती है। तहरील राजवंश जो है यह इसने 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य सिंध पर शासन किया था। तो इस तहरील राजवंश की जानकारी हमें इस तारीख ताहिरी से मिलती है, अर्थात इसमें हमें सिंध की जानकारी मिलती है, क्योंकि इसने इस राजवंश का जो 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य में सिंध पर शासन रहा था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। चौथा है कि मजहर ए शाहजहानी है जो यह यूसुफ मिराक के द्वारा लिखा गया था। यूसुफ मिराक के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था, और इसके अंदर भी हमें जो सिंध के बारे में जानकारी मिलती है। तो से और द इसके सही आंसर होंगे। से और द यानी कि 4 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय समाज का मूक बधिर और गतिहीन समाज बताने वाले सबसे पहले विद्वान कौन थे। भारतीय समाज को जो मूक बधिर और गतिहीन समाज बताने वाले सबसे पहले विद्वान कौन थे, तो ये थे GWF हीगल जो एक जर्मनी आदर्शवादी विचारक थे। इन्होंने जो भारतीय समाज को मूकबधिर और गतिहीन समाज बताया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अंदर इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया। इतिहास
कौन से ग्रंथ में कौन से इतिहास पुराण को जो पंचम वेद कहा गया था, तो यह कहा गया था छांदोग्य उपनिषद को। छांदोग्य उपनिषद को जो पंचम वेद की संज्ञा दी गई थी। 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखकों और उनकी रचना का युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ लेखकों के नाम दे रखे हैं, सामने उनकी ग्रंथ या उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें उन पुस्तकों के नाम दे रखे हैं, तो इनमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। हसन निजामी, हसन निजामी के सामने तारिक ए शाही, तो तारिक ए शाही है जो हसन निजामी के द्वारा नहीं लिखी गई थी, बल्कि तारिक ए शाही है जो यह अहमद यादगार के द्वारा जो इसे लिखा गया था। हसन निजामी की जो पुस्तक है यह ताज उल मासिर है। ताज उल मासिर, ताज उल मासिर जो है, ताज उल मासिर जो हसन निजामी का ग्रंथ है, तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। दूसरा मिनहाज ए सिराज, मिनहाज ए सिराज ने तबकात नासिरी लिखी, सही है। अमीर खुसरो ने हस्त बिहिस्त लिखा और जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा ए जहांदरी लिखा था। तो इसमें 2, 3 और 4 सुमेलित है। 1 नंबर जो इसमें सुमेलित नहीं है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जेम्स मिल और उनके उपयोगितावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जेम्स मिल और उनके उपयोगितावाद के बारे में कौन सा कथन है जो इसमें से सही नहीं है। सबसे पहला है कि उपयोगितावादी होने के नाते जेम्स मिल संस्कृत और फारसी विद्या के दृढ़ समर्थक थे। जेम्स मिल जिनके बारे में अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा था, जो कभी भारत नहीं आए थे, भारतीय भाषा का भी उनको ज्ञान नहीं था, उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करके लिखा था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल। और उन्होंने जो भारत की जो पारंपरिक संस्थाएं थी, भारत का जो हिंदू काल या हम के प्राचीन भारत था उसको जड़ और पश्चिमी बताया था, उसकी निंदा की थी। तो ये संस्कृत और फारसी विद्या यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों काल की उन्होंने आलोचना की थी, तो इसके दृढ़ समर्थक बिल्कुल नहीं थे। पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। उन्हें संस्कृत और फारसी आती भी नहीं थी, किसी भी भारतीय भाषा को उनको ज्ञान ही नहीं था, तो पहला ही ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। दूसरा कि जेम्स मिल का मत था कि प्राच्य अधिनायकवाद 6 के उन्मूलन में सहायता करने के बजाय इसको जारी रखने के दोषी थे। जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को लिखकर भारतीय इतिहास का सांप्रदायिक आधार का वर्गीकरण किया। बिल्कुल सांप्रदायिक आधार हिंदू और मुस्लिम काल में जो उन्होंने बांटा था। मिल ने भारत की सामाजिक आर्थिक समस्याओं के कानूनी समाधानों का प्रयास किया था। तो इसमें 2, 3 और 4 सही होंगे। पहला ऑप्शन है जो इसका बिल्कुल गलत होगा, तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे कुछ इतिहास के स्रोतों की सूची दी गई है। नीचे कुछ इतिहास के स्रोतों की सूची दी गई है। इनमें से हमें बताना है कि कौन से जो मूल स्रोत नहीं है। मूल स्रोत यानी कि जिसे हम कहें कि जो प्राथमिक स्रोत है, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत होते हैं। किसी भी इतिहास के बारे में जानकारी जो स्रोत होते हैं प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। तो प्राथमिक स्रोत को मूल स्रोत कहा गया। यहाँ पर 4 स्रोत दे रखे हैं, शोध पत्र, अभिलेख, प्रकाशित पुस्तकें और प्राचीन अवशेष। तो इनमें से कौन से जो मूल स्रोत नहीं है। मूल स्रोत के अंतर्गत समकालीन जो अभिलेख है वो आएंगे, गोपनीय व सार्वजनिक कोई प्रतिवेदन है वो आएंगे, सरकारी दस्तावेज हो गए, समकालीन साहित्य हो गए, ये सभी मूल स्रोतों के अंदर आते हैं। और द्वितीयक स्रोतों के अंदर कोई शोध पत्र है, कोई संदर्भ पुस्तकें हैं, कैटलॉग है, प्रकाशित पुस्तकें हैं, ये सारे जो द्वितीयक स्रोत के अंदर आएंगे। तो इसमें पूछा है कि कौन सा जो मूल स्रोत के अंतर्गत नहीं है। तो इसमें मूल स्रोत के अंतर्गत जो नहीं है, इसमें एक तो शोध पत्र हो जाएगा और एक प्रकाशित पुस्तकें हो जाएगी। अभिलेख और प्राचीन अवशेष ये दोनों मूल स्रोत है और शोध और प्रकाशित पुस्तकें ये द्वितीयक स्रोत है। तो 1 और 3 यानी कि 4 नंबर जो 1 और 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास तथा विज्ञान में मौलिक भेद को रेखांकित करने के लिए निम्नलिखित में से किन बिंदुओं को
पारंपरिक रूप से प्रयोग किया गया। इतिहास तथा विज्ञान में मौलिक भेद को रेखांकित करने के लिए निम्नलिखित में से किन बिंदुओं को पारंपरिक रूप से प्रयोग किया गया? इतिहास में और विज्ञान में मौलिक भेद को रेखांकित करने के लिए तो सबसे पहले नंबर पर है, इतिहास अनन्य रूप से अनूठे जबकि विज्ञान सामान्य परिघटनाओं का अध्ययन करता है। इतिहास अनन्य रूप से अनूठे जबकि विज्ञान है जो सामान्य परिघटनाओं का अध्ययन करता है। तो बिल्कुल सही बात है, इतिहास की घटनाएं जो विशिष्ट और संदर्भ आधारित होती है जबकि विज्ञान जो है यह सामान्य सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए दोहराने योग्य घटनाओं का जो अध्ययन करता है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। दूसरा है कि विज्ञान से इतर इतिहास में धर्म तथा नैतिकता शामिल होते हैं। इतिहास के अंदर धर्म और नैतिकता सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल इतिहास सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, धार्मिक इन सभी पहलुओं को देखता है, लेकिन जो विज्ञान है वो साक्ष्य आधारित परीक्षण और निष्पक्षता है जो उस पर आधारित रहता है। तो दूसरा ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सही होगा। तीसरा ऑप्शन इसमें है कि इतिहास केवल दार्शनिक विषयों से संबंधित है। इतिहास केवल दार्शनिक विषयों से संबंधित ये बात इसमें गलत हो जाएगी। इतिहास भविष्यवाणी करने में अक्षम है। इतिहास जो भविष्यवाणी करने में अक्षम है, बिल्कुल इतिहास भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इतिहास सिर्फ अतीत ही बताता है, भविष्य के बारे में इतिहास कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो डी नंबर इसका बिल्कुल सही होगा। और ई नंबर पे कि इतिहास सबकों की श्रृंखला है, तो ई नंबर इसका पुनः गलत हो जाएगा। तो इसमें जो सही आंसर कौन कौन से होंगे? तो इसमें ए हो गया, बी हो गया और डी। ए, बी और डी यानी कि 4 नंबर जो ऑप्शन है, 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास लेखन हेतु पाद टिप्पणियों के प्रयोग से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है? इतिहास लेखन हेतु पाद टिप्पणियों के प्रयोग से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है? 4 ऑप्शन है। पहला है कि पाठ में दिए गए वक्तव्य के लिए सटीक संदर्भ को इंगित करना, पाठ में नहीं उल्लेखित अथवा विस्तार से नहीं बताए गए कतिपय विषयों की व्याख्या करना, पाठक को स्रोत के माध्यम से निश्चयात्मक कथन की वैधता के बारे में प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान करना, और चौथा ऑप्शन है कि लेखक के दृष्टिकोण तथा इतिहास लेखन की परंपरा यानी कि इतिहास लेखन की जो स्कूल है, जो विचारधाराएं जो है के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो पाद टिप्पणियां जो मुख्य रूप से स्रोतों को संदर्भित करने और प्रारंभिक जो जानकारी होती है वो जानकारी देने का कार्य करते हैं। यह लेखकों के जो परंपरा या फिर उनके जो दृष्टिकोण है उनको बिल्कुल नहीं दर्शाती है। तो इसमें जागरूकता पैदा करना पाद टिप्पणियों का कार्य नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विज्ञान में क्रांतिकारी विचार इतिहास के प्रभाव से विकसित हुए थे। विज्ञान में क्रांतिकारी विचार जो इतिहास के प्रभाव से विकसित हुए थे, यह किसका कथन है? किसने कहा था कि विज्ञान में क्रांतिकारी विचार इतिहास के प्रभाव से विकसित हुए थे? तो यह बात की गई थी कॉलिंगवुड के द्वारा। कॉलिंगवुड ने कही थी। 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि यह मत किसका है कि इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता? इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रांके, लोहिया, कॉलिंगवुड और शेख अली। तो इसमें से कौन है, किसने कहा था कि इतिहास की उपेक्षा करने वाले का कोई भविष्य नहीं होता? तो यह जो बात की गई थी, यह बात की थी अर्नेस्ट रेनन के द्वारा। अर्नेस्ट ने जो यह बात कही थी कि इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होगा। इस ऑप्शन में रांके, लोहिया, कॉलिंगवुड और शेख अली दे रखे। चारों ही ऑप्शन इसके नहीं होंगे। इस प्रश्न को जो डिलीट किया गया था, जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के अंदर आया था, यह जो बात की गई थी अर्नेस्ट रेनन के द्वारा की गई थी। तो आप इसका ध्यान रखना, अर्नेस्ट रेनन के द्वारा यह कहा गया था। अगला प्रश्न है कि द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस किसने लिखी? द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह ब्यूरी के द्वारा लिखी गई है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। ब्यूरी के द्वारा जो द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि इतिहास विज्ञान है न कम न ज्यादा। इतिहास जो विज्ञान है न कम न ज्यादा, यह बात किसके द्वारा कही गई थी? इतिहास विज्ञान है न कम न ज्यादा। तो यह जो बात कही गई थी, यह ब्यूरी के द्वारा की गई थी। और ब्यूरी ने 1903 के अंदर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय
के सत्र आरंभ में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो सत्र प्रारंभ हो रहे थे उसमें भाषण दिया था और उसी में यह बात इन्होंने कही थी कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। और इसका उन्होंने कारण भी बताया था। उन्होंने कारण बताते हुए कहा था कि जब तक इतिहास को कला स्वीकार किया जाएगा तब तक उसमें यथार्थता तथा सूक्ष्मता का समावेश गंभीरतापूर्वक नहीं हो सकेगा। इसलिए इतिहास जो कला नहीं बल्कि इतिहास विज्ञान है, ना इससे कुछ कम है ना इससे ज़्यादा है। तो यह बात ब्यूरे के द्वारा 1903 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सत्र आरंभ के समय की गई थी। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानता है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनुवर्त संवाद है। किसने माना है कि इतिहास है जो वर्तमान और अतीत के बीच जो अनुवर्त संवाद है। तो यह बात की गई थी कार के द्वारा। कार ने कहा था कि इतिहास वर्तमान और अतीत के मध्य जो अनुवर्त संवाद है। और यह बात है जो इनके एक पुस्तक के अंदर की गई थी। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, इतिहास क्या है नाम से जो इनकी पुस्तक थी। इस पुस्तक के अंदर जो यह बात की गई थी कि इतिहास है जो वर्तमान और अतीत के बीच अनुवर्त संवाद है। तो 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इसमें 2 सूचियां दे रखी है, पुस्तकों के नाम पुस्तकें दे रखी है और सामने उन पुस्तकों के लेखकों के नाम या ग्रंथकारों के जो नाम दे रखे हैं। सबसे पहली पुस्तक है कानून हुमायूनी, दूसरी पुस्तक है तारीख अकबरी, तीसरी पुस्तक है जफरनामा और चौथी पुस्तक है मिरात उल आलम। तो इनमें से इन चारों पुस्तकों को हमें सम्मिलित करना है। सबसे पहली जो पुस्तक है कानून हुमायूनी, कानून हुमायूनी जो पुस्तक है यह ख्वाजा मीर के द्वारा लिखी गई है। दूसरे नंबर पर तारीख अकबरी, तारीख अकबरी जो आरिफ कंधारी के द्वारा लिखी गई थी। जफरनामा अली यजदी के द्वारा और मिरात उल आलम जो मोहम्मद बख्तावर खान के द्वारा लिखा गया था। तो 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्न में से किसने राष्ट्रों के बीच परंपरागत सीमाओं को अस्वीकार किया और निश्चयपूर्वक कहा कि केवल सभ्यता अध्ययन का उचित विषय। किसने जो राष्ट्रों के बीच परंपरागत सीमाओं को अस्वीकार किया और कहा कि जो सभ्यता है वही अध्ययन का उचित विषय। तो यह कहा गया था आर्नोल्ड टोयनबी के द्वारा। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि जैकब बर्गहाइट की पुस्तक डेर सिसेरोन में किस क्षेत्र में योगदान दिया गया। जैकब बर्गहाइट की पुस्तक डेर सिसेरोन ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था। यह जो पुस्तक है डेर सिसेरोन यह 1885 के अंदर जो प्रकाशित हुई थी। और यह जैकब बर्गहाइट जो है यह एक स्विस इतिहासकार है। स्विस इतिहासकार जो है जैकब बर्गहाइट, इन्हीं की पुस्तक है जो डेर सिसेरोन। यह कला व संस्कृति के क्षेत्र में इतिहास लेखन का एक प्रभावशाली जो यह व्यक्ति था जैकब बर्गहाइट। तो इनकी पुस्तक भी कला इतिहास से संबंधित है। तो कला इतिहास 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक कारण क्या है। पहला कि वह एक घटना, एक कार्य अथवा एक मूल जिसके बिना परवर्ती घटनाएं उल्लेखनीय ढंग से भिन्न प्रकार से घटित होती है। वह एक ऐतिहासिक कारण क्या है। वह एक घटना, एक कार्य अथवा एक मूल जिसके बिना परवर्ती घटनाएं उल्लेखनीय ढंग से भिन्न प्रकार से घटित होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा, जिसका प्रयोग इतिहासकार किसी ऐतिहासिक परिस्थिति अथवा घटना को व्याख्यायित करने के लिए करता है। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरा कि व्याख्यायित की जाने वाली घटना की पूर्ववर्ती अनिवार्य परिस्थितियों में एक परिस्थिति। और चौथा है कि ऐतिहासिक कर्ता के मंतव्य, इरादे इत्यादि जिनके कारण वह कर्म की ओर हुआ। तो इसमें चारों ही ऑप्शन इसके बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक कारण ABCD 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन इतिहास विषयक डिल्थे, क्रोचे और कॉलिंगवुड के दृष्टिकोण के विषय में सही है।
चार ऑप्शन कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से कथन है जो इतिहास विषय के डिल्थे, क्रोचे और कॉलिंगवुड इनके जो दृष्टिकोण के विषय में सही है। तो डिल्थे, क्रोचे और कॉलिंगवुड है, ये तीनों ही जो आदर्शवादी परंपरा के विद्वान थे। आदर्शवादी परंपरा के जो ये विद्वान थे। तो इनके इनके संबंध में जो चार कथन दे रखे हैं। पहला कि इतिहास वर्तमान इनके दृष्टिकोण या इनकी विचारधारा से मिलते कथन है। तो कौन कौन से इसके इनके विचारधारा से मिलने वाले कथन है? पहला है कि इतिहास वर्तमान ज्ञान है। दूसरा कि अतीत के विषय में जितने दृष्टिकोण है उतने ही सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि अतीत को जैसा गठित हुआ हुबहू वैसा देखा समझा नहीं जा सकता। अतीत का इंद्रियों के माध्यम से अनुभविक प्रत्यक्ष संभव नहीं है। अतीत का जो इंद्रियों के माध्यम से अनुभविक प्रत्यक्ष संभव नहीं है। बिल्कुल ये चारों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि किसने स्थापित किया कि इतिहास अतीत के अनुभव का पुनर्विधान है? किसने स्थापित किया कि इतिहास जो है अतीत के अनुभव का पुनर्विधान है? क्रोचे ने, कॉलिंगवुड ने, ब्यूरी ने या फिर कार ने? तो यह जो कहा गया था कि इतिहास जो अतीत के अनुभव का पुनर्विधान है, यह कॉलिंगवुड के द्वारा कहा गया था। कॉलिंगवुड की पुस्तक द आइडिया ऑफ हिस्ट्री द आइडिया ऑफ हिस्ट्री जो पुस्तक है, कॉलिंगवुड की जो पुस्तक है, इसी पुस्तक के अंदर द आइडिया ऑफ हिस्ट्री इसी पुस्तक के अंदर इन्होंने कहा था कि इतिहास एक ऐसा अध्ययन है जिसमें इतिहासकार अपने अनुभवों के संदर्भ में अपने मस्तिष्क में भूतकाल को पुनर्जीवित करता है। तो यह बात EH कार के द्वारा की गई थी। इतिहास अतीत के अनुभव का पुनर्विधान है, यानी कि इतिहासकार जो अपने अनुभव के संदर्भ में अपने मस्तिष्क के अंदर भूतकाल को जो पुनर्जीवित करता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वस्तुवादी इतिहास लेखन का समर्थक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन है जो वस्तुवादी इतिहास लेखन का समर्थक नहीं था? डिल्थे, कॉम्टे, बकल या फिर टेने? कौन सा जो वस्तुवादी इतिहास लेखन का समर्थक नहीं था? तो यह था डिल्थे। डिल्थे जो आदर्शवादी परंपरा का समर्थक था। तो आदर्शवादी परंपरा का समर्थक था, ना कि वस्तुवादी इतिहास का। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विज्ञान में क्रांतिकारी विचार इतिहास के प्रमाण से विकसित हुए थे। विज्ञान में जो क्रांतिकारी विचार इतिहास के प्रमाण से विकसित हुए थे, यह बात किसके द्वारा की गई थी? तो यह बात की गई थी कॉलिंगवुड के द्वारा। कॉलिंगवुड ने बताया कि साक्ष्य पर आधारित इतिहासी अतीत का जो विज्ञान है, तो विज्ञान में क्रांतिकारी विचार इतिहास के प्रमाण से ही विकसित हुए थे। कॉलिंगवुड इसका राइट आंसर रहेगा। 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि इतिहास के तात्पर्य के संबंध में किसने कहा था? इतिहास के तात्पर्य के संबंध में किसने कहा था कि यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है तो ईश्वर इतिहास के अर्थ के लिए सावधान रहेगा। यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है तो ईश्वर इतिहास के अर्थ के लिए सावधान रहेगा। यह बात किसके द्वारा की गई थी? तो यह बात की गई थी रांके के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो सुमेलित करने वाला इसमें बताना है कि कौन सा जो सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से लेखक और स्रोत का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ लेखकों के नाम और सामने उनके द्वारा लिखित उनकी रचनाओं के नाम दे रखे हैं। तो इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सबसे पहले नंबर पर नाम है निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी लिखा था, यह बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पर है मोहम्मद काजिम ने मुंतखब उफ लुआब जो मोहम्मद काजिम के द्वारा नहीं बल्कि यह लिखा गया था खफी खां के द्वारा। खफी खां ने जो मुंतखब उफ लुआब लिखा था। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरे नंबर पर है अब्दुल हमीद लाहौरी जिन्होंने पादशाहनामा लिखा था, जो शाहजहां के समय का एक आधिकारिक इतिहास माना जाता है। और चौथे नंबर पर है केवलराम ने तज़किरत उल उमरा लिखा था। तो 4 नंबर ऑप्शन सही है, तीसरा भी सही है, पहला भी सही है। 2 नंबर ऑप्शन जो इसका असुमेलित हो जाएगा। इसमें मुंतखब उल लुआब है जो खफी खां के द्वारा लिखा गया। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो कौन सी भाषा से हुई? तो इतिहास
शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था, जो जिसे हिस्ट्री नाम का प्रयोग किया गया था, और यह किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था हेरोडोट्स के द्वारा। हेरोडोट्स ने जो सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था, तो हेरोडोट्स यूनान के थे। तो हिस्ट्री शब्द किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति भी जो हुई थी यह यूनानी भाषा से हुई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। यूनानी भाषा से जो इतिहास शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्षवादी और वस्तुवादी इतिहास लेखन संप्रदाय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रत्यक्षवादी वस्तुवादी इतिहास लेखन संप्रदाय के विषय में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि यह इतिहास लेखन में व्यक्तिवाद और कल्पनाशीलता के महत्व को स्वीकार करता है। दूसरा, यह वास्तविक सत्य और प्रामाणिक ज्ञान का समर्थक था। तीसरा, कि यह परीक्षण की वैज्ञानिक तकनीक और सत्यापन की विधि का पालन करता है। चौथा है कि इसका दावा है कि इसने इतिहास को विज्ञान के रूप में स्थापित किया। तो प्रत्यक्षवादी वस्तुवादी इतिहास लेखन संप्रदाय के बारे में 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें गलत कथन बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें बोल रखा है कि यह इतिहास लेखन में व्यक्तिवाद और कल्पनाशीलता। तो कल्पनाशीलता की बात बिल्कुल प्रत्यक्षवाद में नहीं होती है, क्योंकि प्रत्यक्षवाद जो वास्तविक और पूर्ण विश्वस्त ज्ञान की वैज्ञानिक पद्धतियों के जो अनुप्रयोग से या प्रयोग से जो उत्पन्न ज्ञान है उसी को इंगित करता है। तो यह जो कल्पनाशीलता की बात इसमें बिल्कुल नहीं की गई है, वास्तविकता की बात इसमें की गई है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें गलत होगा। दूसरा बिल्कुल सही है, वास्तविक सत्य और प्रामाणिक ज्ञान का समर्थक था, वैज्ञानिक तकनीक और सत्यापन की विधि का पालन करता था, इतिहास को विज्ञान के रूप में स्थापित किया था। तो 2, 3 और 4 सही है, पहला इसका जो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 पुस्तकों के नाम दे रखे हैं, सामने उनके लेखकों के नाम दे रखे हैं, तो इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। सबसे पहले नंबर पर है एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन जो है यह पार्जिटर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा कि हिंदुइज्म द इट्स सेंस ऑफ हिस्ट्री। हिंदुइज्म द तथा इट्स सेंस ऑफ हिस्ट्री यह अरविंद शर्मा के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरा डिबेट विद हिस्टोरियंस पीटर गेल के द्वारा लिखा गया, तीसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। चौथा है लेक्चर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। लेक्चर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री जो मार्क ब्लॉक के द्वारा नहीं बल्कि यह लेक्चर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री जो एक्टन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, एक्टन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। मार्क ब्लॉक की जो पुस्तक है यह द हिस्टोरियन क्राफ्ट, द हिस्टोरियन क्राफ्ट, द हिस्टोरियन क्राफ्ट नाम से जो पुस्तक है यह मार्क ब्लॉक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और जो लेक्चर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री यह एक्टन का ग्रंथ है। तो 4 नंबर जो इसका सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिगेल के अनुसार इतिहास का कर्म क्या है। हिगेल के अनुसार इतिहास का कर्म क्या है। इसमें इतिहास का कर्म दे रखा है प्रतिवाद, संवाद या वाद, वाद प्रतिवाद संवाद, वाद संवाद प्रतिवाद, या फिर संवाद वाद प्रतिवाद। तो हिगेल ने जो इतिहास का कर्म बताया था, हिगेल ने कहा था कि सबसे पहले प्रत्येक वाद होता है, वाद जो है एक वाद से उसके पश्चात उसका प्रतिवाद होता है, वाद से उसका प्रतिवाद होगा। प्रतिवाद जब इन दोनों का संयोग, वाद और प्रतिवाद जो होते हैं इन दोनों का संयोग होने के पश्चात यह संवाद बनता है। तो पहले वाद आएगा, फिर प्रतिवाद आएगा, फिर संवाद आएगा, और संवाद जो है कुछ समय बाद पुनः वाद बन जाता है, वाद फिर उसका एक प्रतिवाद उत्पन्न होता है, फिर इन दोनों का संयोग होता है, फिर यह संवाद बनता है। इसी प्रकार यह जो प्रक्रिया चलती रहती है। तो पहले वाद, फिर प्रतिवाद, फिर संवाद का पुनः वाद बन जाता है, फिर वाद का एक प्रतिवाद होता है, फिर वाद और प्रतिवाद में जो संयोगों के संवाद बनता है, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो वाद प्रतिवाद संवाद, तो वाद प्रतिवाद और संवाद जो इसका है जो 2 नंबर जो ऑप्शन है वाद प्रतिवाद और संवाद, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इब्न खालदून की पुस्तक किताब उल इबार में 3 पुस्तकें समाहित है। पहली पुस्तक में विवेक से क्या दिया गया है। इब्न खालदून की जो पुस्तक है किताब उल इबार, इसके अंदर 3 पुस्तकें सम्मिलित है।
पहली पुस्तक है, इसके अंदर हमें जो जानकारी मिलती है यह सभ्यता की मिलती है और उसके मूल भूत जो तत्व है उनकी जानकारी मिलती है। पहले के अंदर है जो सभ्यता, पहले में सभ्यता की और उसके मूलभूत तत्वों की जानकारी मिलती है। दूसरी जो पुस्तक है उसके अंदर अरबों का इतिहास या हम कहें अरबों की कथा, और इसके साथ ही मध्य एशिया से लेकर इटली तक के जो राष्ट्र है, दूसरे के अंदर मिलेगा अरबों का इतिहास मिलेगा, साथ में मध्य एशिया से लेकर इटली तक के राष्ट्रों का, इटली तक के राष्ट्रों का जो इसमें हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। और जो तीसरी पुस्तक है इसमें लेखक के स्वयं के जो मगरिब लिखी गई, यानी कि उसका निजी जीवन का जो इतिहास है, तो निजी जीवन का जो इतिहास है यह तीसरी पुस्तक में है, जो 3 पुस्तकें समाहित है। तो हमें पूछा है कि पहली पुस्तक, तो पहली पुस्तक के अंदर सभ्यता का है और सभ्यता के साथ मूलभूत तत्वों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इसमें सभ्यता दे रखा है 2 नंबर ऑप्शन में, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि टोयनबी के अनुसार इतिहासकार के संपूर्ण इतिहास की इकाई क्या होनी चाहिए। टोयनबी के अनुसार इतिहासकार के संपूर्ण इतिहास की इकाई क्या होनी चाहिए? सभ्यता। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मानना था कि सभी सभ्यताएं समसामयिक है। निम्नलिखित में से किसका मानना था कि सभी सभ्यताएं जो समसामयिक है? तो यह कहा था आर्नोल्ड जे टोयनबी के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न विचारकों में से कौन प्रमुख मार्क्स पूर्व समाजवादी नहीं था। निम्न विचारकों में से कौन सा प्रमुख मार्क्सवादी जो पूर्व समाजवादी नहीं था? इनमें से कौन सा है जो पूर्व समाजवादी नहीं था? रॉबर्ट हेनरी डी सेंट साइमन, लुइस ब्लो या डेनिस दिद्रो। तो इसमें जो आएगा, जो पूर्व समाजवादी नहीं था वह था डेनिस दिद्रो। डेनिस दिद्रो जो फ्रांसीसी दार्शनिक थे, कला समीक्षक थे और एनसाइक्लोपीडिया जो है, एनसाइक्लोपीडिया के सह संस्थापक थे। एनसाइक्लोपीडिया के, एनसाइक्लोपीडिया जो है, एनसाइक्लोपीडिया के सह संस्थापक थे जो डेनिस दिद्रो ही इसका जो राइट आंसर होगा, जो पूर्व समाजवादी नहीं थे। 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा तथा प्राच्यक्षवादी दर्शन की स्थापना की थी। किसने प्रत्यक्षवादी शब्द को गढ़ा, किसने प्रत्यक्षवादी शब्द को गढ़ा तथा प्राच्यवादी दर्शन की स्थापना की थी। प्रत्यक्षवादी सिद्धांत जो है केवल वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान, वैज्ञानिक पद्धति से जो प्राप्त ज्ञान होता है उसी को उपयुक्त और विश्वस्त मानता है। तो यह प्रत्यक्षवाद है जो वैज्ञानिक पद्धति से मिले ज्ञान को ही विश्वस्त और प्रामाणिक मानता है। तो प्रत्यक्षवादी शब्द को किसके द्वारा गढ़ा गया तथा प्राच्यवादी दर्शन की स्थापना जो किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी ऑगस्ट काम्टे के द्वारा। ऑगस्ट काम्टे जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, यही है जो प्रत्यक्षवाद के मुख्य प्रवर्तक रहे थे। इनकी जो पुस्तक है द पॉजिटिव फिलोसॉफी जो है, पॉजिटिव फिलोसॉफी इनकी प्रमुख पुस्तक है ऑगस्ट काम्टे की। और ऑगस्ट काम्टे ये जो प्रत्यक्षवाद के मुख्य प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रांके के वस्तुपरक एवं निष्पक्ष इतिहास के ऊंचे दाव के संबंध में गंभीर संशय व्यक्त किया था। किसने जो रांके के वस्तुपरक और निष्पक्ष इतिहास के ऊंचे दावे के संबंध में गंभीर संशय व्यक्त किया था? तो यह किया गया था E.H. कार के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि बर्नी के अनुसार इतिहास लेखन का आधार क्या है? बर्नी के अनुसार इतिहास लेखन का आधार क्या है? तो बर्नी के अनुसार इतिहास लेखन का आधार है सत्यनिष्ठा। 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न हमें सुमेलित करना है, पुस्तकें दे रखे और उन पुस्तकों के लेखकों के नाम दे रखे हैं। 4 पुस्तकें, अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन, हिंदू पॉलिटी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री और द वंडर दैट वाज इंडिया।
तो इसमें जो पहली पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन, यह आरजी भंडारकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हिंदू पॉलिटी जो केपी जायसवाल के द्वारा लिखी गई है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री डीडी कौसाम्बी के द्वारा लिखी गई है। और द वंडर दैट वाज इंडिया जो ए अल अवोसम के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सुमेलित है, तो ए, बे, से और द, 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन का समर्थक था। निम्नलिखित में से कौन है जो प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन का समर्थक था। डिल्थे, हार्डर, बकल या फिक्ते। तो डिल्थे जो यह आदर्शवादी परंपरा के थे। आदर्शवादी परंपरा, इसके बारे में हमने अभी पिछले प्रश्नों में पढ़ा था। डिल्थे, क्रोचे ये आदर्शवादी परंपरा से संबंधित है। प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन का समर्थक कौन था, तो यह था बकल। बकल जो प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन का समर्थक था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस का लेखक कौन था। द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस का लेखक कौन था। रांके, हार्डर, बेनेडिक्टो क्रोचे या फिर जेबी ब्यूरी। द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस किसके द्वारा लिखा गया, तो रांके ने जो यूनिवर्सल हिस्ट्री लिखा था। रांके ने यूनिवर्सल हिस्ट्री, यूनिवर्सल हिस्ट्री जो रांके के द्वारा लिखा गया था, तो रांके की द यूनिवर्सल हिस्ट्री होगी। हार्डर, हार्डर ने जो येट अनोदर फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री लिखा था। क्रोचे, क्रोचे के द्वारा हिस्ट्री इज थ्योरी एंड प्रैक्टिस लिखा गया था। हिस्ट्री इन हिस्ट्री हिस्ट्री इज थ्योरी, हिस्ट्री इज थ्योरी एंड प्रैक्टिस। हिस्ट्री एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिस जो है, हिस्ट्री इज थ्योरी एंड प्रैक्टिस जो क्रोचे के द्वारा लिखा गया। हार्डर ने एट अनोदर फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री लिखा था। और द आइडिया ऑफ जो प्रोग्रेस है यह जेबी ब्यूरी के द्वारा लिखा गया था। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस इतिहासकार की तुलना मछुआरे से की गई। कौन से इतिहासकार की तुलना जो मछुआरे से की गई थी, तो कौन से इतिहासकार की तुलना मछुआरे से की गई, यह की गई थी ई.एच. कार की। ई.एच. कार की तुलना जो मछुआरे से की गई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये थे आज की क्लास के हमारे 50 प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, आपकी कुछ ना कुछ सहायता हुई होगी। आपको इनमें से कितने प्रश्नों के आपके आंसर सही हुए वो आप कमेंट करके अवश्य बताना। आपका कोई प्रश्न है तो अभी आप कमेंट कर सकते हैं। हम कल पुनः मिलेंगे और कल की क्लास में हम अब फिर से 50 प्रश्न करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 दिसंबर यानी कि कल ही इसी समय शाम को 9:15 बजे, शाम को 9:15 बजे हमारी क्लास हमेशा अधिकतर जो क्लासेज है लगभग 400 क्लास अपलोड है, उनमें से अधिकतर क्लासें शाम के यानी कि रात्रि के 9:15 ही 9:15 PM पर ही अपलोड होती है। तो कल भी 9:15 PM पर ही अपलोड होगी। उसमें भी हम 50 प्रश्न करने वाले, वही इतिहास दर्शन व्याकरण के। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।